हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है लेबर, उसका एक शॉर्ट समरी, एक शॉर्ट रिवीजन। अब देखो, सबसे पहले इस चैप्टर लेबर के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले लेबर के अंदर में काफी सारा टॉपिक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है लेबर कॉस्ट। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन होता है लेबर कॉस्ट के हम लोग को क्या निकालना है। तीन टर्म है। एक टर्म है ग्रॉस अर्निंग्स, एक टर्म है नेट अर्निंग्स, और एक टर्म है लेबर कॉस्ट या फिर कॉस्ट टू कंपनी। तो इसमें तीन वर्ड पढ़ेंगे। एक है ग्रॉस अर्निंग्स, एक है नेट अर्निंग्स, और एक रहेगा लेबर कॉस्ट या फिर कॉस्ट टू कंपनी। आप फटाफट जाने इसके अंदर में क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर क्या जानना है। अब जब भी एक वर्कर को कंपनी हायर करेगा, तो जो कंपनी हायर करेगा वो रहेगा एम्प्लॉयर, और जिसको हायर किया जाएगा वो रहेगा एम्प्लॉय। तब ऑब्वियस सवाल है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो हर साल कुछ रेम्यूनरेशन देगा। अब जो रेम्यूनरेशन देगा कंपनी के लिए, तो देखो खर्चा हो गया, और जो हमारा एम्प्लॉय है उसके लिए वो अर्निंग्स हो गया। तो उनको निकालना क्या है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को हायर करने के समय क्या क्या चीज देगा और किस फॉर्म में देगा। चलिए काम करते हैं, जरा देखिए क्या क्या एलिमेंट देगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, बेसिक वेजेस। हमारा पहला एलिमेंट है बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस के अंदर में क्या आने वाला है। जब एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को अपना सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज देने के अगेंस्ट में ये कुछ कंसिडरेशन चाहेगा। तो भैया एम्प्लॉय ने सर्विस दिया, उसके अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेसिक वेजेस। अब बेसिक वेजेस को देने का तीन तरीका है। आइदर आएगा टाइम रेट बेसिस पे। टाइम रेट मतलब क्या, मान लो ₹50 पर आवर वर्कड। एक रहेगा टाइम रेट, मान लो ₹50 पर आवर वर्कड। यानी कि एम्प्लॉय जितना घंटा काम करेगा @50 पर आवर मिलेगा। यानी ये चीज एब्सोल्युटली रिलेवेंट है। ये जितना घंटा काम किया उसने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिलेगा ₹50 पर आवर। तो ये जितना घंटा टाइम काम करेगा @50 मिल जाएगा। अगला है पीस रेट। मान लो एग्जांपल है ₹100 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। मान लो ₹100 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। पीस रेट जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि कितना पीसेस बनाया, यानी कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन किया, उसके बेसिस पे उसका रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अब एक एम्प्लॉय अगर मान लो साल भर में 50 यूनिट बनाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, 50 × 100। अगर एक एम्प्लॉय साल भर में 80 यूनिट बनाया, उसको क्या मिलेगा, 80 × 100। ये मतलब एक एफिशिएंट वर्कर हमेशा चाहेगा उसको पैसा मिले पीस रेट बेसिस पे। क्यों, देखो भैया वो तो एफिशिएंट है, वो ज्यादा यूनिट बना लेगा, तो चाहेगा इसी के बेसिस पे पैसा मिले। पर वही जो एक ढीला ढाला वर्कर है, इनएफिशिएंट वर्कर है, वो आराम से टाइम बिताने को तैयार है, काम नहीं करेगा, वो क्या चाहेगा, उसको पैसा मिले टाइम रेट के बेसिस पे। अब एक और होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। इसके एग्जांपल क्या, मान लो एग्जांपल के तौर पे जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। मान लो इसके एग्जांपल कि ₹100 पर यूनिट मिलेगा, और ₹100 पर यूनिट मिलेगा सब्जेक्ट टू a guarantee of ₹50 पर आवर। जब इसका मतलब क्या हुआ, हर एक वर्कर को ₹100 पर यूनिट ही मिलेगा। तो जितना यूनिट बनाया इंटू 100 करके देख ले। पर अगर बाई चांस बोलते सब्जेक्ट टू अ गारंटी ऑफ, या सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹50 पर आवर, यानी इस केस में दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके देखो। यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेशन करके देखो कितना मिलेगा, अगला टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट करके देखो कितना मिलेगा, और फाइनली वो वर्कर कितना लेकर जाएगा, विच एवर इज हायर। ₹100 पर यूनिट मिला, अगर वो हायर है तो पेरी वेज वो मिलेगा। पर मान लो वो अमाउंट कम है, तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू अ गारंटी ऑफ 50 पर आवर। यानी कुछ भी हो जाए कम से कम ₹50 पर आवर देना है। यानी शॉर्ट ये दोनों पे कैलकुलेशन कर, और जो भी अमाउंट ज्यादा आएगा उतना अमाउंट उसको देना है। तो ये था हमारा पहला बेसिक वेजेस। चलो हमारा नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा, डियरनेस अलाउंस।
इसको हटा देते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइम रहेगा डियरनेस अलावेंस। और डियरनेस अलावेंस जैसा कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, और डियरनेस अलावेंस क्या चीज के लिए दिया जाता है, इनफैक्ट नाम खुद नहीं, आपको पता होना चाहिए। और डियरनेस अलावेंस क्या चीज के लिए दिया जाता है, आज वो हर साल इन्फ्लेशन होगा। और अगर बाई चांस इन्फ्लेशन रहेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है एम्प्लॉय भी चाहेगा उसको ज्यादा पैसा मिले। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियरनेस अलावेंस। तो डियरनेस अलावेंस क्या रहेगा, वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। अब ये भी पे कर देगा, दो तीन तरीका रहेगा। पहला, आइदर फिक्स्ड रहेगा, मान लो ₹500 पर यूनिट, सॉरी ₹500 पर मंथ, पर जनरली ये रहता है एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक। एग्जांपल 50% ऑफ बेसिक, यानी आराम से कैलकुलेट कर बेसिक वेजेस कितना, और जितना भी अमाउंट आएगा उसका 50% डियरनेस अलावेंस हो जाएगा। 50% एक एग्जांपल है, होने को 40, 30, 60 कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया रहे। अगला रहेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिस पे। मान लो एग्जांपल 50 पैसे पर यूनिट ऑफ सीएलआई। सीएलआई मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि हर साल कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, और इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। 50 पैसा पर यूनिट ऑफ सीएलआई इन एक्सेस ऑफ बेस ऑफ 100 यूनिट्स। तो मान लो अगर करंट ईयर में सीएलआई है 800, मान लो करंट ईयर में सीएलआई है 800, तो 100 के ऊपर जितना भी और सीएलआई गया 700 गया, एट द रेट 50 पैसा मिलेगा, एट द रेट 50 पैसा मिलेगा। तो 700 इंटू 50 पैसा कितना हो जाएगा, 350। तो देखो ये हमारा अगला था क्या, डियरनेस अलावेंस। तो पहला था बेसिक, अगला है डियरनेस अलावेंस, तीसरा क्या रहेगा, हाउस रेंट अलावेंस। और नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, जब एक अगर एम्प्लॉय घर को रेंट पे लेके रह रहा है, तब इस केस में हमारा एम्प्लॉयर उसको कुछ एक्सटेंट तक कंपेंसेट करता है। अब ये देने का तरीका रहेगा दो, आइदर ये रहेगा फिक्स्ड अमाउंट, या वो रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक। मान लो एग्जांपल है 50% या 40% या 30 या 60% ऑफ बेसिक। तीसरा बात, और नेक्स्ट हमारा रहेगा बोनस। और नेक्स्ट हमारा रहेगा बोनस। अब बोनस देखो हम लोग को जब कैलकुलेशन करने देगा, उसमें हमारे चैप्टर में बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें मेन इंसेंटिव स्कीम है दो, एक रहेगा हेल्थ सेफ प्लान, एक रहेगा रोहन प्लान। उसके बेसिस पे एक एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली उसको बोनस दिया जाएगा। ये दोनों कैसे होगा ये हम लोग जानते हैं कुछ देर बाद में। अगला उसको पेमेंट क्या मिलने वाला है, ओवर टाइम का। हमारा अगला क्वेश्चन उठता है ओवर टाइम मतलब क्या। देखो हमारे इंडिया में एक लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट। हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है क्लियर कट, हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस एक एम्प्लॉय एक दिन में, क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय अगर एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करे, अगर एक एम्प्लॉय एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करे, जब पूरे वीक में मिला के 48 आवर्स से ज्यादा काम करे, तब इस केस में उसको ओवर टाइम मिलेगा। और जो ओवर टाइम मिलेगा वो उसको नॉर्मल रेट में नहीं मिलेगा। अगर मान लो नॉर्मली उसको पैसा मिलता था बेसिक और डीए मिला के 100 रुपया पर आवर, और नॉर्मली मिलता था 100 रुपया पर आवर, पर अगर बाई चांस ये ओवर टाइम काम कर दिया तो इसको 100 रुपया पर आवर नहीं, इसके डबल रेट पे मिलेगा, यानी 200 रुपया पर आवर। और ये कब मिलेगा, अगर एक वर्कर एक दिन में 9 घंटा से ज्यादा काम करे या 48 आवर पर वीक से ज्यादा काम करे। किस रेट में पैसा मिलेगा, डबल द रेट ऑफ बेसिक प्लस डीए। जैसे सिचुएशन हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा बेसिक और डीए मिलाकर कितना है। मान लो हमारे एक वर्कर का बेसिक और डीए मिलाकर है 150 रुपया, ठीक। अब अगला मेरे को जानना पड़ेगा कि ये पूरे मंथ में कितना आवर काम करता है। मान लो ये या फिर काम करते हैं, एग्जांपल को थोड़ा सही रखने के लिए मान लो इनको दिलवाते हैं 960। मान लो बेसिक और डीए मिलाकर महीने भर का आ रहा है 960। अब पूरे महीने में मान लो नॉर्मल एलिजिबल आवर कितना है 192 आवर, ठीक। ये बताए पर आवर इन लोगों का रेट कितना है 5 रुपया करके, पर आवर इनका रेट आया है 5 रुपया करके। अब नॉर्मली इनको मिलेगा 5 रुपया पर आवर, अगर बाई चांस ये ओवर टाइम काम कर लिया तो इनका रेट डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा इसका मतलब उसको 5 रुपया पर आवर करके नहीं मिलेगा,
इनको क्या मिलेगा, 5 का डबल कितना बन जाएगा, 10 रुपया। इनको क्या मिलेगा, ₹10 पर आवर करके। तब इस केस में इनका ओवर टाइम का रेट क्या बन जाएगा, ₹10 पर आवर। तो हम लोग दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे डेली बेसिस पे किस किस दिन 9 घंटा से ज्यादा काम किया। तो जितना एक्स्ट्रा काम किया हम लोग देखेंगे @10 रुपया पर आवर अमाउंट कितना आया। अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे 48 आवर पर वीक, तो पूरे वीक में कितना घंटा काम किया, 48 को पार कितना किया। तो जितना एक्स्ट्रा काम किया @10 रुपया पर आवर, और फाइनली वर्कर को क्या मिलेगा, इन दोनों अमाउंट पे व्हिचएवर इज हायर, ये उसका एलिजिबल राइट रहेगा। तो ये था हमारा ओवर टाइम। तो बेसिक मिला, डीए मिला, एचआरए मिला, अगला बोनस मिला, अगला ओवर टाइम मिला। इसके अलावा बाकी बहुत सारा फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, या कन्वेंस अलाउंस हो गया, या एक्सेट्रा बहुत कुछ, मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, सब कुछ जोड़ा जाएगा। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितना दे रहा है, सबको मिलाकर देखेंगे। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ग्रॉस अर्निंग्स। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ग्रॉस अर्निंग्स। ठीक है यहां तक। अब ग्रॉस अर्निंग्स की बात क्या है हम लोग जानते हैं। अब अगला बात सुनो अच्छे से। अब ग्रॉस अर्निंग्स तक हम लोग पहुंचे जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। अब एक टर्म होता है लेबर कॉस्ट या सीटीसी, एक टर्म होता है नेट अर्निंग्स। क्वेश्चन उठता है दोनों कैलकुलेशन कैसे होगा, ये हम लोग आराम से ढंग से समझते हुए चलते हैं। समझो आराम से, देखो मान लो ये हमारा एम्प्लॉयर, मान लो ये हमारा एम्प्लॉय, और मान लो ये हमारा गवर्नमेंट। ठीक, एक हमारा एम्प्लॉयर हो गया, एक हमारा एम्प्लॉय हो गया, एक हमारा गवर्नमेंट हो गया। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर किया तो ऑब्वियस बात है एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय को कुछ पैसा देगा। तो देखो इसके हाथों से रुपया जा रहा है। क्वेश्चन उठता है क्या रुपया दिया, ये हाथ काफी लंबा कर चुका है। और ये क्या रुपया दिया है, एक बेसिक, अगला डीए, अगला एचआरए, अगला ओवर टाइम, अगला बोनस, अगला अदर इंसेंटिव। मान लो कुल मिला के दे रहा है 1000 रुपया। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ग्रॉस अर्निंग्स। सही है यहां तक। अगला बात, अब हमारे इंडिया के अंदर में कुछ लॉ है, और उस लॉ के हिसाब से एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय को हायर करता है तो देखो भैया एम्प्लॉय को तो पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के नाम पर वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा हमारे गवर्नमेंट को। तब वो क्या करने वाला है, उसका देखो एक और हाथ निकला और ये गवर्नमेंट को दे रहा है। आप क्वेश्चन उठते हैं क्या चीज के लिए दे रहा है, एक दे रहा है प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के लिए। कितना दे रहे हैं, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, कितना दे रहा है, 200 रुपया। ठीक, तो मान लो एम्प्लॉय को पकड़ा है 1000, गवर्नमेंट को उसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे दिए 200। तो देखो भैया इसके हिसाब से देखा जाए ये 1000 रुपया भी दिया, ये 200 रुपया भी दिया। तो अगर बाई चांस हमारे एम्प्लॉयर को जानना है इनके लिए खर्चा क्या लग गया, हमारे एम्प्लॉयर को जानना है इनके लिए खर्चा क्या लग गया, तो 1000 एम्प्लॉय को दिया, उनके बिहाफ पे 200 गवर्नमेंट को दिया, तो कुल मिलाकर उनका खर्चा क्या लगा, 1200। तो एम्प्लॉयर अगर जानने का कोशिश करें उनका खर्चा क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितना उनका खर्चा लगा है, 1200। तो देखो ये एम्प्लॉयर का खर्चा है, क्या चीज के लिए, एक लेबर को हायर करने के लिए, ये कंपनी के लिए कॉस्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लेबर कॉस्ट। जिसका एक और नाम क्या है, कॉस्ट टू कंपनी। क्वेश्चन उठते हैं कैसे आया, दो चीज को जोड़ के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो दिया वो क्या था, ग्रॉस अर्निंग्स। अगला एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को दिया पीएफ और ईएसआई के लिए, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ और ईएसआई के लिए। तो इसीलिए देखो हमारा एग्जैक्ट ये बात लिखा हुआ है कि भैया ग्रॉस अर्निंग्स तक आ गया जो एम्प्लॉय को दिया गया, उसमें ऐड करेंगे एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ ईएसआई के लिए, मेरे को सीधा क्या मिलेगा, लेबर को हायर करने का कॉस्ट क्या या कंपनी के लिए कॉस्ट क्या है। ये था हमारा दूसरा बात। अब अगला बात है नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स भी समझ लेते हैं क्या है। देखो अब हमारे एम्प्लॉय को मिल गया है 1000 रुपया, हमारे एम्प्लॉय को मिल चुका है 1000 रुपया, एकदम मिल चुका है। अब जैसे एम्प्लॉय को 1000 रुपया मिलेगा, जिस लॉ में लिखा है ना कि एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पीएफ ईएसआई में, उसी लॉ में लिखा हुआ है
कि भैया अकेला जिम्मेदारी एम्प्लॉयर क्यों लेगा तेरे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का? वो तो चल कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर तेरा भी कर्तव्य बनता है, तेरा भी धर्म बनता है, तुम्हारा भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ फंड को सेट असाइड करने का। तो जैसे ही इसको 1000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलने के साथ साथ 1000 रुपया मिलने के साथ साथ हमारे एम्प्लॉय को इसको देना पड़ेगा, मान लो 150 रुपया। 1000 मुझे मिलेगा इस हाथ, पर गवर्नमेंट को मेरे को देना पड़ जाएगा 150 रुपया। ये नहीं पता डेट में मेरे हाथ में घर हम कितना लेकर जाएंगे, खाली 850 रुपया। तो प्रश्न उठता है कि एम्प्लॉयर पहले 1000 देगा फिर एम्प्लॉय देगा गवर्नमेंट को? नहीं, एम्प्लॉयर को पता है यार एम्प्लॉय ढीला है, देगा नहीं देगा भरोसा नहीं है, तो देने के समय वो क्या करेगा, 1000 में 150 रुपया माइनस करके ही देगा। ये पूछेगा भाई मेरा 150 रुपया कहां गया? बोला हम तेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कर दिए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो 800 रुपया ये घर लेके जा रहा है इन हैंड, अपने हाथों में जो 800 रुपया लेके जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट अर्निंग्स। अगर बाई चांस ये पूछा जाए कि एम्प्लॉय का इन हैंड सैलरी कितना है, ये पूछा जाए एम्प्लॉय का नेट अर्निंग्स क्या है, तो क्या मिलेगा, जितना उसको 1000 मिला ग्रॉस माइनस वो भी तो कंट्रीब्यूट किया है, वो जो कंट्रीब्यूट किया उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। तो देखा एग्जैक्ट ये बात ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं जरा। ग्रॉस अर्निंग्स हम लोग कैलकुलेट किए, आज जो कंपनी उसको देने वाला था 1000, पर भाई इसको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इसको लेस कर दिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, मेरे को सीधा क्या मिलेगा, नेट अर्निंग्स। जब लेबर कॉस्ट निकालना या नेट अर्निंग्स, देखो भाई ग्रॉस अर्निंग्स तो निकालना पड़ेगा, ये तो देखो दोनों में कॉमन है, ग्रॉस अर्निंग्स तो निकालना पड़ेगा, ऐड करेंगे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेबर कॉस्ट, ग्रॉस अर्निंग में लेस करेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नेट अर्निंग्स। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समराइज करें तो कुछ ऐसा बनता है, बेसिक, डीए, एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, सब मिलाकर आया ग्रॉस अर्निंग्स। अब ग्रॉस अर्निंग में एक चीज को ऐड कर दे, क्वेश्चन उठता है क्या, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या चीज के लिए, पीएफ ईएसआई के लिए, इसको बोल देंगे लेबर कॉस्ट या सीटीसी। ठीक, अब क्या समझ रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1000 दिया, गवर्नमेंट को 200 दिया, भैया उसके लिए तो खर्चा 1200 लगेगा। अगला बाई चांस ये निकालना है कि एम्प्लॉय घर कितना लेके जा रहा है, तो उसको मिला 1000, पर लेस करेंगे, एम्प्लॉय भी तो कंट्रीब्यूट करेगा, क्या चीज में, पीएफ और ईएसआई में। अब जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट अर्निंग्स। तो मान लो उसको 1000 मिला, ये 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया, तो नेट में उसके हाथ में क्या बचेगा, 900 रुपया। डन। तो यहां हम लोग पढ़े कुल मिला के 3 कंसेप्ट। पहला हम लोग पढ़े ग्रॉस अर्निंग्स, अगला हम लोग पढ़े नेट अर्निंग्स, अगला हम लोग पढ़े लेबर कॉस्ट। डन। एक छोटा सा बात, कभी ये बोलते हैं अर्ली रेट निकाल, तो भाई जितना लेबर का कॉस्ट लगा, लेबर कॉस्ट लगा या सीटीसी लगा, कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद बोलते हैं निकाल इतना जो कंपनी का खर्चा लगा वो कितना और काम करने पे लगा। अब ये कितना और काम किया जरा देखें, एक नॉर्मल फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला तो है ही नहीं, इनफैक्ट ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगाते हैं। आप क्या निकालेंगे कि कुल मिला के एक महीना में मान लो वर्कर को 25 दिन दिया गया, 25 दिन काम करना था। ठीक, अब अगर 25 दिन काम करने दिया गया तो जरूरी नहीं है 25 दिन काम करेगा, मान लो उसमें 2 दिन छुट्टी का निकल गया, मान लो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर में दिवाली आया, उसके जस्ट पहले छोटा दिवाली आया, 2 दिन हॉलीडे था, तो 25 में 2 दिन निकल गया, यानी काम करेगा 23 दिन। ठीक, अब 23 दिन जो बचा है जरूरी नहीं है उसमें भी सारा का सारा दिन काम किया जाए। मान लो हमारा एम्प्लॉय दिवाली में पटाखा और छोड़ा, हाथ जल गया, तो अगर हाथ जल गया तो भैया उसको लीव पे जाना पड़ा, मान लो कितना दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो 2 दिन ये और नहीं आया, तो 25 दिन अवेलेबल था, इतना दिन काम कर सकता था, कुछ हॉलीडे हुआ हटा दे, कुछ लीव पे गया हटा दे, यानी एक्चुअल में कितना दिन काम किया है ये 21 डेज। अब मान लो आवर पर डे उसके लिए है 9, 21 डेज काम किया, मान लो पर डे कितना आवर काम करना चाहिए 9, तो 21 इंटू 9 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 21 इंटू 9 ये बन जाएगा 189 आवर, ये बन जाएगा 189 आवर। अब जो 189 आवर ये काम किया, अब ऐसा नहीं है कि जब एक एम्प्लॉय घर फैक्ट्री में रहेगा तो हर एक सेकंड को यूटिलाइज करता है,
उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो नॉर्मल आइडल टाइम में निकल जाएगा। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या? खाना खाने का ब्रेक। जब एक काम कंप्लीट हुआ दूसरा काम शुरू होने वाला है, उसके बीच में एक छोटा सा गैप रहेगा, उसका ब्रेक। या वॉशरूम बीच में जाएगा, उसका ब्रेक। जब फैक्ट्री गेट में एंटर किया और जब तक ये प्रोडक्शन शुरू करेगा, उसके बीच का ब्रेक। मान लो इसमें निकल गया है 19 घंटा और। यानी पता ये इफेक्टिवली कितना घंटा काम कर रहा है? इफेक्टिवली कितना घंटा काम कर रहा है? 170 आवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव आवर। एकदम सिंपल सा नॉर्मल बात था। कितना अवेलेबल आवर था? माइनस हॉलीडे माइनस लीव कर डेज बचा। दिन का घंटा मल्टीप्लाई कर टोटल आवर आया, उसमें कुछ नॉर्मल आइडल टाइम हटा, क्या मिलेगा? इफेक्टिवली कितना वो काम किया है। डन। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था पहला वाला, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सेकंड कंसेप्ट की ओर चलते हैं, वो है लेबर टर्नओवर। सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में कई बार आता है इससे क्वेश्चन। चलो अगला हम लोग का है लेबर टर्नओवर। अब देखो लेबर टर्नओवर में क्या करना है। वैसे तो हम लोग क्लासेस को बहुत डिटेल में पढ़े थे, पूरा 1.5 क्लास लगा के। अभी शॉर्ट में जाते हैं लेबर टर्नओवर में क्या करना है। देखो अब पुराने जमाने में वर्कर्स लोग उतना एक कंपनी को छोड़कर नहीं जाया करते थे, एक लॉयल्टी फैक्टर था। पर आजकल के जमाने में लोग को चाहिए फटाफट ग्रोथ, लोग को चाहिए जल्दी जल्दी अपना ग्रोथ होता रहे, जल्दी जल्दी उनका सैलरी बढ़ता रहे। तो कुछ लोग एक ही कंपनी में रह के अच्छा गुडविल बनाकर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। या कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा ही फास्ट चाहिए, वो लोग एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, जहां से दूसरी कंपनी से ऑफर आया वहां शिफ्ट मारते हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। तो एक कंपनी को ट्रैक करना जरूरी है, एक कंपनी को ट्रैक करना जरूरी है कि भैया साल भर में इस कंपनी में कितने आदमी लोग छोड़कर जाते हैं, कितने लोग आते हैं, यानी कितने लोग का आना जाना चल रहा है। तुम लोग ट्रैक करके क्या फायदा? देखो कंपनी के लिए लेबर टर्नओवर ज्यादा होना कभी अच्छा बात नहीं है। प्रॉब्लम है अगर दुनिया भर के आदमी छोड़ेंगे तो बार बार रिक्रूटमेंट कर, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। अगला एक आदमी इंटरव्यू लेगा, उसका भी तो कितना टाइम इसमें लग रहा है। वो यहां पे टाइम नहीं देता तो शायद कहीं और प्रोडक्टिव काम करता, कंपनी को कमा के देता, वो नुकसान हो रहा है। जब लेबर छोड़ के जाएगा, नए वर्कर्स आएंगे, उसके बीच में हो सकता है टाइम गैप रहे, तो इस बीच में कंपनी जो प्रोडक्शन कर पाता वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग देने का खर्चा, इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान उसके गुडविल का। तो बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से एक कंपनी में अगर लेबर टर्नओवर जाता है वो एक अच्छा ग्रेट साइन नहीं है। अब देखते हैं इस लेबर टर्नओवर को मेजर करने का 4 मेथड। पहले मेथड का नाम है लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड। देखो पहले एक सिंपल सा बात, एक कंपनी में ना वर्कर का आना या जाना 3 तरीका से ही हो सकता है। आइदर वर्कर छोड़ के चला जाएगा, मान लो 50 लोग गए, अब ये 50 लोग गए तो इनको रिप्लेस करने के लिए कुछ आदमी लोग चाहिएगा। अब पहले ही बात समझना, जरूरी है अगर 50 लोग जाएंगे तो एग्जैक्ट 50 आदमी चाहिएगा। मान लो 50 एफिशिएंट वर्कर्स गए और उतने एफिशिएंट वर्कर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तब इस केस में 50 को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है 70 लोग लग जाए। या मान लो 50 बेकार लोग गए और 25 भी ढंग का आदमी आ गया या 30 भी ढंग का आदमी आ गया, तो रिप्लेसमेंट हो सकता है कम में हो जाए। या ये मत सोचना जितने आदमी गए एग्जैक्ट उतने ही आदमी आएंगे, वो डिपेंड करता है कैसा वर्कर जाता है, कैसा वर्कर आता है। तो पहले हमारे मेथड का नाम है लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड। नाम खुद बता रहे सेपरेशन, यानी कितने सेपरेट हुए, कितने छोड़ के गए। कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, जिसको एक और तरीका से बुलाया जाता है लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, डिवाइडेड बाय ऑन एवरेज कितने वर्कर्स थे परसेंटेज के लिए 200। तो आप लोग देखो मेरा लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड, जो पहला मेथड है सेपरेशन मेथड, कितने वर्कर्स सेपरेट हुए डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स कितने थे इनटू 100। नॉर्मल बात है। अब आप लोग बोलेंगे सेपरेट किस तरीके से होता है? आइदर वर्कर रिटायर हो जाए, मान लो 60 साल का रिटायरमेंट का एज है, रिटायर हो गया, या वो रिजाइन कर दे, उसको एक अच्छा ऑफर मिल गया किसी और कंपनी में, वो रिजाइन कर दिया। तो रिटायर जब वो गया छोड़ के, रिजाइन जब अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहा है। अगला रिट्रेंच, जब एम्प्लॉयर उसको धक्का मार के निकाल दे, एम्प्लॉयर की इच्छा। या लास्ट रहेगा भगवान की इच्छा, जब वो चला ही जाए। यानी कितने वर्कर्स साल भर में सेपरेट हुए हम लोग निकालेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स कितने थे इनटू 100। जी क्या है? पहला सेपरेशन मेथड। और हमारे दूसरे मेथड का नाम क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड। अब मान लो 50 वर्कर सेपरेट हुए, तो जैसा कि हम लोग बोले कि जरूरी नहीं है 50 आदमी ही वापस रिप्लेस करें। मान लो कितने वर्कर रिप्लेस कर रहे हैं? 40।
तो 40 डिवाइडेड बाय कितने एवरेज में वर्कर्स थे साल भर में इंटू 100। तो कितने आदमी गए, मान लो 50, कितने आदमी रिप्लेस किए, मान लो 40। अब कभी कभी ना कंपनी जब अपना एक्सपेंशन करता है, मान लो एक नया फैक्ट्री सेटअप करेगा या मान लो अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को थोड़ा और एक्सपैंड करेगा, तब इस सिचुएशन में इसको और नए वर्कर्स चाहिए। अब ये जो नए वर्कर्स चाहिए ना, ये किसी के छोड़ने की जगह नहीं आ रहे हैं, ये कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है इसलिए आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट। तो समझना, इधर भी वर्कर आया, इधर भी वर्कर आया, पर यहां पे जब वर्कर आया वो किसी की जगह आया जो छोड़ के गया। यहां पे जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, फॉर एक्सपेंशन। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली रिक्रूटेड फॉर एक्सपेंशन। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, सेपरेशन वर्कर सेपरेटेड बाय एवरेज वर्कर, रिप्लेसमेंट वर्कर रिप्लेस्ड बाय एवरेज वर्कर, न्यू रिक्रूटमेंट कितने वर्कर्स न्यूली रिक्रूट हुए फॉर एक्सपेंशन बाय एवरेज वर्कर, परसेंटेज टू 100। एक होता है फ्लक्स मेथड जो बताता है कुल मिला के पूरे कंपनी में कितना परसेंट का आना जाना हुआ, यानी चेंज इन कॉम्पोजिशन कुल मिला के साल भर में क्या हुआ। इसमें कुछ नहीं करते, तीनों मेथड में जो आया था उसका समेशन कर देते हैं। सेपरेशन रिप्लेसमेंट न्यू रिक्रूटमेंट में जो जितना परसेंटेज आया जोड़ दे, क्या बनेगा, फ्लक्स मेथड। अब कुछ छोटा छोटा बात देखो, मेरा हर जगह आया है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। क्वेश्चन उठता है एवरेज वर्कर्स कैसे मिलेगा, एवरेज वर्कर्स कैसे मिलेगा, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2। जब साल के बिगिनिंग में कितने वर्कर्स हैं प्लस साल के एंड में कितने वर्कर्स हैं डिवाइडेड बाय 2। अगला बात, और एग्जाम में कभी कभी ओपनिंग वर्कर्स तो देगा पर क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं देगा। ओपनिंग तो देगा पर क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं देगा। तो ये मत सोचना जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग है। अगर सेम ही है तो लेबर टर्नओवर हुआ ही नहीं है, और हुआ ही नहीं है तो ये सारा मेथड बेकार है। तो एग्जाम में ओपनिंग तो देगा पर क्लोजिंग नहीं देगा, तो यहां पे मेरे को क्लोजिंग निकाल के फिर एवरेज कैलकुलेट करना है। अब इसको रटना नहीं, अपने आप सोचना। साल के बिगिनिंग में जितने वर्कर थे, साल भर में कुछ लोग सेपरेट होके गए, तो ओपनिंग में से सेपरेशन माइनस कर देंगे। उनकी जगह कुछ आदमी लोग आए, उनको ऐड कर दें। कुछ न्यू रिक्रूटमेंट के एक्सपेंशन के लिए आए, उनको भी ऐड कर दें। यानी शॉर्ट, शुरू में मान लो 100 वर्कर थे, 5 छोड़ के गए तो 95 बचे। जो 5 छोड़ के गए उसकी जगह 8 को लाया गया, तो 95 में 8 और आया, 103 हो गया। 7 एक्सपेंशन के लिए आया, 110 हो गया। अब एक टर्म होता है एक्सेशन। एक्सेशन माने क्या, कुल मिलाकर कितने वर्कर्स आते हैं, कुल मिलाकर कितना नया चेहरा एक कंपनी में एंटर किया है, नया फेस, न्यू फेस एंटर किया है। अब देखो, आने का तरीका तो 2 था, एक रिप्लेसमेंट और एक न्यू रिक्रूटमेंट। तो एक्सेशन में क्या आएगा, वर्कर रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक। फ्लक्स मेथड का वेरिएंट्स 2 होता है। तुम लोगों ने इसका मतलब क्या बताते हैं, देखो ऐसा ना, अभी हम बताया फ्लक्स मेथड के अंदर में तीनों मेथड का समेशन हो रहा है। फ्लक्स मेथड के अंदर में तीनों मेथड का समेशन हो रहा है फ्लक्स में। पर कभी कभी कोई कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट, कभी कभी कोई कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट 3 मेथड को कंसीडर ही नहीं करता, वो खाली पहले 2 मेथड को कंसीडर करता है। जब उसके साथ न्यू रिक्रूटमेंट, तो अच्छा बात है, कंपनी एक्सपैंड कर रहा है इसलिए वर्कर्स का आना हो रहा है, तो लेबर टर्नओवर में हम क्यों जोड़े। अगर उसको जोड़ेंगे लगेगा लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, बहुत टेंशन वाला बात है, तो वो तो असली में बात ही नहीं है। टेंशन वाला बात क्या है, कितने लोग जाते हैं, उनकी जगह कितने को लाना पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी एग्जाम में 2 मेथड को जोड़ के फ्लक्स करने बोलता है, या कभी कभी तीनों को जोड़ के फ्लक्स मेथड करने बोलता है। तो जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे। एक लास्ट बात, एग्जाम में कभी कभार एक चीज पूछता है, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट क्या, एनुअल लेबर टर्नओवर रेट क्या। तुम लोग एनुअल टर्नओवर लेबर टर्नओवर रेट मतलब क्या होता है। हमारे ऊपर में 4 मेथड था, और ये चारों मेथड के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन किए। मान लो लेबर टर्नओवर रेट 5% आया था, ठीक, और मान लो वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था एक क्वार्टर का, 5% आया था, मान लो वो दिया हुआ था एक क्वार्टर का, पर मुझे तो भैया साल भर का निकालना है। तो इसको गया भाड़ में फॉर्मूला, अपने आप सोचो ना, 5% था एक क्वार्टर का, मेरे को निकालना है साल भर का। तो एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में आया था 5%, तो 12 महीने में क्या बनेगा, 20% हो गया। जब मान लो बोला है 5% आया था 6 वीक का, 5% आया था 6 वीक के लिए,
तो साल में 52 वीक्स है, उसका क्या होगा? अगला मान लो 5% है एक महीने का, तो साल भर में क्या होगा? जब मान लो बोला है 0.5% है एक 10 दिन का, तो साल भर का क्या होगा? तो अगर बाई चांस एनुअल लेबर टर्नओवर रेट निकालने बोले तो नॉर्मली जैसे लेबर टर्नओवर रेट निकालते हैं निकाल, वो जो भी पीरियड का है वो है साल भर का क्या होगा। डन। तो ये लोग बहुत डिटेल में पढ़े हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो में 4 मेथड था, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट एंड फ्लक्स, जो हम लोग पढ़ लिए। इसके अंदर में एवरेज वर्कर्स हम लोग जाने, एक्सेशन क्या होता है ये हम लोग जाने, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स ना दे तो कैसे निकालेंगे वो जाने, और एनुअल लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकलता है वो जाने। डन। अब जैसा कि हम शुरू में बताया था कि काफी बार लेबर टर्नओवर से बहुत नुकसान होता है, और बहुत कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कि जितना ज्यादा लेबर टर्नओवर होगा, एग्जाम में कभी कभी बोलता है कि कॉस्ट कैलकुलेट कर, लेबर टर्नओवर होने की वजह से हमारे कितने रुपए का नुकसान हो गया इस कंपनी का। तो देखो भाई क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहले जब आप पुराना वर्कर छोड़ के जाएगा तो उनका सेटलमेंट करने के लिए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है जो दिया रहेगा। अगला, जब नए वर्कर्स को रिक्रूट करना है तो मार्केट में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, या काफी बार कैंपस में जाया जाएगा, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा। अब वहां पे जब पहुंच गए तो बड़े बड़े एम्प्लॉयड लोग, बड़े बड़े बॉस लोग जाके इंटरव्यू लेंगे, जो अपना 2 3 4 5 दिन कितना बिताएंगे पता नहीं, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए भी कुछ खर्चा लगेगा, सिलेक्शन कॉस्ट हो गया। अब जब वो लोग आ गए हैं तो आने के बाद उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट रहेगा। तो देखो ये 4 कॉस्ट तो हमेशा दिया रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है 2 कॉस्ट जो हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब जब नए वर्कर्स आए हैं तो ऑब्वियस सा बात है उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, वो लोग काफी बार डिफेक्टिव यूनिट बनाएगा। मान लो 1000 यूनिट बनाया जिसमें 10% डिफेक्टिव निकल गया, तो देखो 100 यूनिट वो डिफेक्टिव बनाया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट। अब जब डिफेक्टिव यूनिट बना उसको तो बाजार में बेच नहीं सकते कस्टमर को, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हर एक यूनिट को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है, मान लो 50। जब लेबर टर्नओवर हुआ, पुराने वर्कर गए इसलिए नए आए, और जो नए वर्कर आए इसीलिए डिफेक्टिव यूनिट बना, और सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट बना इसीलिए उसको रेक्टिफाई करने का कॉस्ट लगा। तो ये कॉस्ट भी तो लेबर टर्नओवर की वजह से लग रहा है। तो यहां पे कॉस्ट कितना आएगा? 100 × 50 कितना बनेगा? 5000। ठीक है यहां तक। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कि कितना कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ये कैसे मिलता है? मान लो आज के दिन हमारा, अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में जानेंगे। ये एक तरीके का मेजर ऑफ प्रॉफिट है, इसको डिटेल में जानेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। अब मान लो हमारा कंपनी पिछले साल कंट्रीब्यूशन कमाया है 2 लाख। ठीक, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसके लिए चार्ट मत लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो पिछले साल हमारा कंपनी कंट्रीब्यूशन कमाया 2 लाख रुपया, और पिछले साल मान लो कितना और काम किए थे सब वर्कर्स मिलके 5000। हमारा कंपनी कुल मिला के 2 लाख रुपया कमाया, पिछले साल कितने वर्कर्स मिलके काम किए थे? 5000। यानी वर्कर हर 1 घंटा काम करता है ना, तो 2 लाख बाय 50, 5000, 40 रुपया कमा के देता है। हर घंटा काम करने पे 40 रुपया कमा के देता है। पर मान लो भाई पिछले साल लेबर टर्नओवर हो गया, और अगर लेबर टर्नओवर हो गया तो कुछ वर्कर गए और जो नए वर्कर्स आए उसके बीच में थोड़ा टाइम लैग रह गया, तो इस बीच में भी वर्कर अगर रहते तो और ज्यादा और काम होता, जो अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया। तो मान लो कितना लेबर आवर लॉस हुआ? मान लो पिछले साल में कितना लेबर आवर लॉस हुआ? 200। तो लेबर टर्नओवर हुआ इस वजह से वर्कर्स को आने में डिले हुआ, और सिंस डिले हुआ इस वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन का भी नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली नुकसान कितने का हो रहा है? 2 लाख रुपए का 5000 घंटे में, यानी हर घंटे का 40, तो 200 घंटे का क्या आएगा? 200 × 40 कितना बन जाएगा? 8000। ठीक। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि लेबर टर्नओवर होने की वजह से कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो ये सारा कॉस्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। डन। तो लोग पहला चीज पढ़े लेबर कॉस्ट, ग्रॉस अर्निंग्स, नेट अर्निंग्स, सीटीसी। अगला चीज हम लोग पढ़े लेबर टर्नओवर। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ एंड रोअल,
उसके बाद कुछ 2-3 मिसलेनियस टॉपिक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, अब अगला है हेल्थ एंड रूरल प्लान। अब जो वर्कर एफिशिएंट है, वो खाली बेसिक डीए एचआरए के लिए काम नहीं करता, वो तो उसको एनीवेज मिलेगा। पर जो वर्कर एफिशिएंट है, वो उसका उम्मीद रहेगा एक कंपनी से कि वो कुछ बोनस भी अर्न करे, कुछ इंसेंटिव भी कमाए। तो कंपनी भी क्या करेगा, वैसे वर्कर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ इंसेंटिव या बोनस प्रोवाइड करने का ट्राई करेगा। अब जब ये बोनस देने का ट्राई करेगा, जब ये बोनस देगा, तो ऑब्वियस सवाल है, जब ये बोनस देगा तो बोनस को पे करने के लिए 2-3 प्लान रहेगा। एक प्लान रहेगा हेल्थ से, एक रहेगा रूरल। क्वेश्चन उठता है हेल्थ से और रूरल प्लान का क्या फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो वैसे जब क्लास में किए तब तो हम लोग इसको 3 दिन पूरा लगाए थे, यहां पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देखो यहां पर ना मेरे को 3-4 चीज चाहिए। यहां पे मेरे को 3-4 चीज चाहिए। सबसे पहले मान लो 3 वर्कर्स हैं ए बी सी, मान लो 3 वर्कर्स हैं ए बी और सी। सबसे पहले चाहिए तीनों वर्कर्स का टाइम अलाउड कितना है, यानी जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, जितना भी यूनिट बना रहे हैं, उतने यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम उनको लगना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड। मान लो ये तीनों वर्कर्स को लगना चाहिए 40 घंटा। ठीक, अब 40 आवर लगना चाहिए, पर मान लो इन्होंने टाइम लिया कितना, टाइम टेकन। मान लो पहले वर्कर ने एग्जैक्ट 40 आवर लिया, मान लो अगला वर्कर 50 घंटा ले लिया, ढीला वर्कर है, अगला वर्कर एफिशिएंट है, 30 घंटे में काम कर लिया। तो हम लोग अगला क्या निकालेंगे, वर्कर्स ने कितना टाइम बचाया। पहले वाले ने कुछ नहीं बचाया, दूसरे वाले ने 40 की जगह 50 घंटा ले लिया, तो -10 मत लिख देना, आइडर टाइम बचाता है, नेगेटिव टाइम सेव नहीं होता। कुछ नहीं बचाया पर इसने 10 घंटा बचाया, यानी यहां पे एकमात्र वर्कर जो टाइम सेव किया, खाली वही एलिजिबल रहेगा बोनस को पाने के लिए। अब देखो पहला बात है बेसिक वेजेस, वो तो देखो हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा। तो जब बेसिक वेजेस कैलकुलेट करेंगे, वो तो एक हर एम्प्लॉय को मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा बेसिक वेजेस, ध्यान देना, बेसिक वेजेस हमेशा डिपेंड करता है, बेसिक वेजेस हमेशा डिपेंड करता है कितना आर काम किया इनटू रेट पर आर। कितना आर काम किया, टाइम टेकन, इनटू रेट पर आर। हर घंटे का कितना मिलता है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 20 रुपया, हर घंटे का मिलता है 20 रुपया। तो जितना देर काम करेगा इंटू 20 रुपया, तो यहां 40 इंटू 20, यहां 50 इंटू 20, यहां 30 इंटू 20। ये हुआ बेसिक वेजेस। अगर बाइसेंस डीएनएस अलाउंस रहता वो भी जरूर देते, अगर बाइसेंस हाउस रेंट अलाउंस होता वो भी जरूर देते, ओवर टाइम रहता वो भी जरूर देते, सब कुछ देते। अब अगला हमें कैलकुलेट करना है बोनस। आप क्वेश्चन होता है जब बोनस दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा, जो वर्कर एफिशिएंट है। अब वर्कर है और वर्कर भी देखो टाइम कुछ नहीं बचाया, उनको बोनस नहीं मिलेगा। वर्कर सी को बोनस मिलेगा। 2 प्लान है, एक है हेल्थ प्लान जो एकदम सिंपल प्लान है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्लान, एक वर्कर जितना टाइम सेव करेगा वो था 10 घंटा। जितना टाइम सेव करेगा उसका 30 से 70% के बीच में कुछ भी और पैसा मिल जाएगा। तुम लोग 30 से 70 में क्या लेंगे, आइडर जो क्वेश्चन देगा वो लेंगे। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट रहा तो 30 से 70 के बीच में एवरेज क्या बनता है, 50। हम लोग क्या लेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 50% ऑफ टाइम सेव्ड, तो 5 घंटा हुआ, इनटू रेट पर आर। रेट पर आर कितना है, 20। तो 10 का 50% 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 100 रुपया। तो वर्कर सी को क्या मिलेगा, 100 रुपए का बोनस। ठीक, एज पर हेल्थ प्लान। पर वही अगर एग्जाम में 40% बोले तो 40% लेना, एग्जाम में 60 बोले 60 लेना, एग्जाम में 30 बोले 30 लेना, एग्जाम में 70 बोले 70 लेना। 30 से 70 के बियॉन्ड वो कभी नहीं बोलेगा, 30 से 70 के बीच में ही बोलेगा। कुछ ना बोले तो क्या लेंगे, 50%। अगला हमारा है रोवन प्लान। तो रोवन प्लान का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अकॉर्डिंग टू रोवन बोनस क्या मिलने वाला है, कितना देर काम किया, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आर, वो कितना था, 20। तो ध्यान देना, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन, अब देखो खाली वर्कर सी को मिलेगा, उसी के लिए सोचते हैं। टाइम टेकन कितना था, 30। टाइम
टाइम सेव कितना कितना किया 10, टाइम अलाउड क्या है 40, इंटू रेट पर आर है 20। तो अगर बाई चांस आप लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करके देखना ये आने वाला है 150 रुपया। जरा इस सिचुएशन में हल्से के हिसाब से खाली 100 मिला, पर रोहन के हिसाब से कितना मिल गया है 150 रुपया। ठीक, अब एक वर्कर को दोनों तो मिल नहीं सकता, आइदर बोलेगा हल्से या बोलेगा रोहन, तो जो मिले उसको जोड़ देना, टोटल अर्निंग्स आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग्स कैसे मिलेगा, बेसिक प्लस बोनस। ठीक, अब कुछ 1.5 लोग रहेंगे, उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया एक बात बताइए, जो वर्कर सबसे बढ़िया था वो सबसे कम बेसिक कमाया और बोनस भी अगर जोड़ दे तभी भैया ये खाली 700 कमाता है, जबकि इन दोनों को 800 1000 मिल गया, तो उसके लिए नुकसान हो गया। गलत सोच। इनको 800 मिला था 40 घंटा काम करने पे, इनको 1000 मिला 50 घंटा काम करने पे, पर इनको 700 रुपया मिल गया 30 घंटा काम करने पे। यानी इसके लिए मेरे को निकालना है, अगर कंपेयर करना है, इसके लिए मेरे को निकालना पड़ता है इफेक्टिव आर्ली रेट। इफेक्टिव आर्ली रेट क्वेश्चन उठता है, इफेक्टिव आर्ली रेट कैसे मिलेगा? कुल मिला के क्या कमाए, टोटल अर्निंग्स यानी बेसिक, वेजेस प्लस बोनस, डिवाइडेड बाय कितना देर काम करके, कितना देर काम करके, टाइम टेकन। तो 800 बाई 40 20 रुपया पर आवर, 1000 बाई 50 20 रुपया पर आवर, 700 बाई 30 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 23 रुपीज पर आवर आ जाएगा। चलिए हर घंटे में मैक्सिमम कौन कमा रहा है, वर्कर सी। ठीक, तो यानी ये शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें, इसको पूरा रब करके अगर समराइज करें तो देखो बात कुछ ऐसा था। चलिए बाई चांस कोई क्वेश्चन हंसी या रोहन का आ जाए तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस खाली 4 नंबर को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना। तुम लोग 4 नंबर क्या क्या आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना है बताइए जरा। 4 नंबर हम लोग जो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे वो रहेगा, एक हर वर्कर का टाइम अलाउड किया, पहला हर वर्कर का टाइम अलाउड किया, अगला आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना टाइम टेकन क्या है हर वर्कर का, मेरे को अपने आप मिल जाएगा टाइम सेव्ड 1-2, अगला रेट पर आर, जिसका एक और नाम रहेगा बेसिक वेज रेट पर आर, जिसका एक और नाम रहेगा गारंटीड आर्ली रेट। तो अगर हम लोग को ये 4 चीज पता है, और 4 भी नहीं बोले 3 चीज पता है, टाइम अलाउड टाइम टेकन पता है, तो ये तो अपने आप मिलेगा, और एक रेट पर आर, यानी खाली 3 नंबर खोजने का प्रयास करना। बेसिक वेजेस कैसे आएगा, कितना देर काम किया इंटू रेट पर आर। बोनस एज पर कैसे आएगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर। बोनस एज पर वन कैसे आएगा, टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू रेट पर आर। मिल गया टोटल अर्निंग्स। और अगर इफेक्टिव आर्ली रेट निकालने बोले, डिवाइड किससे कर देंगे, टाइम टेकन से। तो देखा एग्जैक्ट ये सारा बात हम लोग यहां पर लिखे हैं। बोनस एज पर है से 50% ऑफ टाइम सेव्ड टू रेट पर आर, पर एग्जाम में 30 से 70 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बोनस एज पर रोवन टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आर। बेसिक वेज कैसे मिलेगा, कितना देर काम किया इनटू रेट पर आर। टाइम सेव्ड क्या होता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये इसको हम लोग अभी जानते हैं 2 मिनट में। इफेक्टिव वाली रेट क्या होता है, बेसिक वेजेस प्लस बोनस, कुल मिला के क्या कमाया इनटू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब एग्जाम में देखो 2-4 क्वेश्चन, 2-3 तरीका का क्वेश्चन आ सकता है। एक जब ये सब कुछ क्लियर कर दिया रहेगा और बोलेगा भाई कैलकुलेट करके बता कितना आया हमारा टोटल अर्निंग्स, या कभी कभी एग्जाम के अंदर में इफेक्टिव आर्ली रेट दे देगा, ध्यान देना, इफेक्टिव आर्ली रेट दे देगा और बोलेगा बताओ कितना देर में काम किया होगा ये इफेक्टिव आर्ली रेट कमाने के लिए। तो एग्जाम में अगर बाई चांस ये 0.1, 2 या 4 में कोई भी चीज मिसिंग रहे, 0.1, 0.2, 0.4 में कोई भी चीज मिसिंग रहे, उसको x मान लेना। टाइम अलाउड दिया हुआ है मान लो 10, टाइम टेकन मान लो निकालना है x, तो टाइम सेव्ड क्या होगा 10 - x। मान लो रेट पर आर दिया हुआ है 20, तो बेसिक वेजेस कितना मिलेगा, टाइम टेकन इंटू रेट पर आर, वो गया 20x। मान लो बोनस बोला है एज पर हेल्थ प्लान, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड
इंटू रेट पर आर, तो 20 का 50% कितना आएगा 10, ब्रैकेट खोल देंगे तो 100 माइनस 10x। ठीक, टाइम टेकन x था और इफेक्टिव आवर्ली रेट दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट कर इक्वेशन को सॉल्व करते मेरे को क्या मिलेगा x का वैल्यू। जब मान लो टाइम टेकन दिया हुआ है, रेट पर आवर नहीं दिया हुआ है, उसको x मान लेंगे। तो ये सेकंड तरह का क्वेश्चन। पहला जब सब दिया रहे कैलकुलेट करना है, दूसरा जब कोई एक चीज ना दे निकालने बोले उसे x मान लेंगे। अब तीसरा, कभी कभी हमारा टाइम अलाउड का कैलकुलेशन सीधा दिया नहीं रहता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो टाइम अलाउड का कैलकुलेशन हम लोग जब भी करते हैं, हम लोग हमेशा करेंगे कितना टाइम अलाउड है, कितना टाइम अलाउड है फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट मतलब क्या, एक्चुअल में जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ, एक्चुअल में कितना यूनिट को प्रोड्यूस किया गया है, उसके लिए टाइम अलाउड क्या है। जब जितना भी यूनिट हमारा ये वर्कर बनाने वाला है, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो लोग इसको थोड़ा ढंग से बता दीजिए। मान लो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यूनिट को बनाने में लगना चाहिए 10 घंटा, एक यूनिट को बनाने में लगना चाहिए 10 घंटा और वर्कर ने 50 यूनिट बनाया, तो कितना लगना चाहिए 50 इंटू 10 घंटा। ठीक, टाइम टेकन कुल मिला के जितना काम किया मिलेगा टाइम सेव्ड, रेट पर आवर दिया रहेगा। तो ध्यान देना, जब भी हम लोग टाइम अलाउड निकालेंगे, हम लोग हमेशा निकालेंगे फॉर एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग अपने बुक के अंदर में भी देखें, अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपने बुक में देखें, ये हमारा चैप्टर लेबर है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन को एक इस टाइम अलाउड को रिलेट करने के लिए जरा देखा। टाइम अलाउड दिया हुआ है 40 यूनिट पर आवर, टाइम अलाउड दिया हुआ है 40 यूनिट पर आवर, तो 40 यूनिट के लिए 1 घंटा है, 40 यूनिट के लिए 1 घंटा है, 40 यूनिट के लिए 1 घंटा। देखो हम लोग को टाइम अलाउड निकालना है। 40 यूनिट के लिए टाइम दिया गया है 1 आवर, तो ऑब्वियस सा बात है 1 यूनिट के लिए क्या आएगा 1/40। पर हमें यह जानना है कि इसने कितना यूनिट बनाया। देखो वर्क डन कितना है 2000, तो 2000 यूनिट के लिए क्या आएगा 2000/40, कितना आएगा 50 आवर। तो ध्यान देना, जितना यूनिट बनाया है, एक्चुअल में बनाया है, कितना बनाने वाला था वो इररिलेवेंट है। एक्चुअल में कितना बनाया है 50, टाइम टेकन भी रहेगा वो, एक्चुअल में कितना यूनिट बनाया है 2000, उसके लिए क्या लगना चाहिए, उसके लिए क्या लगा है। सिमिलरली अगर हम लोग और देखें कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये 19,200 यूनिट बनाने वाले हैं और स्टैंडर्ड बोला है 6 यूनिट के लिए पर मैन आवर है। स्टैंडर्ड यानी टाइम अलाउड 6 यूनिट के लिए 1 आवर है, तो 1 यूनिट के लिए 1/6, तो 19,200 के लिए 19,200/6। एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे एक वर्कर 3 चीज बनाता है, और अगर 3 चीज बनाता है तो टाइम अलाउड भी तीनों का मिलाकर देखना चाहिए, और स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट हर एक प्रोडक्ट का दिया हुआ है। यानी हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P, Q और R को बनाने में 12, 18, 30 मिनट दिया हुआ है, और वर्कर ने अगर इतना यूनिट बनाया तो टाइम अलाउड क्या होगा, इतना इंटू 12, इसके लिए 36 इंटू 18, R के लिए 46 इंटू 30, तो वर्कर का टाइम अलाउड मिलेगा। सिमिलरली वर्कर भी अगर खाली प्रोडक्ट R बनाता है तो R के लिए 30 मिनट लगना चाहिए, तो 25 के लिए 25 इंटू 30 मिनट लगेगा। वर्कर C, A और P और Q बनाता है तो 60 के लिए 60 इंटू 12, 135 के लिए 135 इंटू 18 टाइम अलाउड मिल जाएगा। तो इस तरीका से लोग टाइम अलाउड कैलकुलेट करेंगे अलग अलग वर्कर्स के लिए। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट by one worker at previous performance, this may be time allowed, this may be taken as time allowed। तो टाइम अलाउड 1 यूनिट के लिए 2 घंटा, कितना यूनिट बना है 1250, तो टाइम अलाउड क्या आएगा 1250 इंटू 2 घंटा। सही है यहां तक। तो टाइम अलाउड निकालना सीख गए, टाइम टेकन जनरली दिया रहेगा, मिलेगा टाइम सेव्ड, रेट पर आवर दिया रहेगा,
सारा कैलकुलेशन लोग कर सकते हैं। तो लोग बहुत डिटेल में जाने हेल्सेरोन में किस किस वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे उसको अप्रोच करना है। चलो वापस से हम लोग चलते हैं अपने समरी नोट्स में। तो ये हम लोग जाने हेल्सेरोन के बारे में डिटेल में। अब एक छोटा सा बात, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन वर्कर को वेजेस मिलेगा उस वर्कर के एफिशिएंसी के बेसिस पे, तो क्वेश्चन उठता है इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखिए वर्कर का एफिशिएंसी क्या रहेगा, उसको कैलकुलेशन करने का दो तरीका होता है। एक रहता है टाइम के बेसिस पे, एक रहता है आउटपुट के बेसिस पे। टाइम बेसिस मतलब क्या, कितना टाइम दिया, वो कितना देर में काम किया, उसके बेसिस पे एफिशिएंसी मिलेगा। आउटपुट बेसिस मतलब क्या, कितना आउटपुट उसको बनाना चाहिए, कितना आउटपुट उसको बनाना चाहिए और कितना आउटपुट वो एक्चुअली बनाया, उसके बेसिस पे एफिशिएंसी मिलेगा। तो टाइम बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो ये कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। मान लो वर्कर ए बी सी तीनों को 10 घंटा दिया गया है एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए। वर्कर ए एग्जैक्ट 10 घंटा लगाया, वर्कर बी 8 ही घंटे में कर लिया, वर्कर सी 12 घंटा लगाया। अब क्वेश्चन होता है जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या डिवाइडेड बाय क्या करें, एफिशिएंसी परसेंटेज में निकलता है। अब इसको ना फॉर्मूला को रटना नहीं, अपने आप कॉमन सेंस लगाना। सोचो वर्कर 10 घंटा दिया गया पर वो 8 ही घंटे में कर लिया, तब तो जबरदस्त वर्कर है। और अगर ये जबरदस्त वर्कर है इसका एफिशिएंसी 100 से ऊपर रहेगा, और वो 100 के ऊपर कब बनेगा, जब 8/10 इंटू 100 करे तब नहीं, जब 10 डिवाइडेड बाई 80 टू 100 करे, यानी स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इंटू 100। कोई चाहे तो वर्कर सी के साथ भी इस बात को समझ सकता था, 10 घंटा दिया पर 12 घंटा लिया, यानी बेकार वर्कर है। और अगर ये बेकार वर्कर है इसका एफिशिएंसी 100 से कम रहेगा, 100 से कम ये कब बनेगा, जब छोटा नंबर ऊपर आए, यानी 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। फॉर्मूला वही है स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल टाइम, और यहां तो भैया 100% ही रहेगा, 10/10 इंटू 100। ठीक। अब जैसा हम लोग टाइम बेसिस पे जाने आउटपुट बेसिस में ठीक उल्टा होगा। तुम लोग क्यों, स्टैंडर्ड में आउटपुट बनाना चाहिए था मान लो तीनों वर्कर्स को 10-10 यूनिट, पर एक्चुअल में पहला वर्कर तो एग्जैक्ट 10 बनाया, अगला वर्कर खाली 8 बना पाया, तीसरा वर्कर 12 बनाया, तो वही सबसे बढ़िया वर्कर कौन है, वर्कर सी। और अगर सबसे बढ़िया वर्कर सी है तो वर्कर सी की एफिशिएंसी 100 के ऊपर रहेगा, और 100 के ऊपर रहेगा वो कब बनेगा, 100 के ऊपर रहेगा वो कब बनेगा, जब बड़ा नंबर ऊपर आए, यानी 12 डिवाइडेड बाय 10 हो। तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 12 क्या था एक्चुअल आउटपुट, 10 क्या है स्टैंडर्ड आउटपुट, परसेंटेज के इंटू 100, ये बनेगा 120%। ये क्या आएगा, खाली 8 बनाया आउट ऑफ 10 इंटू 100, तो एफिशिएंसी 100 से कम 80%, इसका क्या रहेगा एग्जैक्ट 100%। तो कभी कभी एग्जाम में बोलेगा भाई वर्कर्स का एफिशिएंसी निकाल, और उसके बाद इसको बोनस दे। मान लो एग्जांपल देते हैं 100 रुपया करके बोनस दे फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अबव 75%। जब जो वर्कर का एफिशिएंसी 75 के ऊपर है ना, हर एक परसेंटेज पे 5-5 रुपया दे। तो ये 75 के ऊपर कितना गया, 5। अगर एक परसेंटेज के लिए 100 है तो 100, 5 के लिए 5 इंटू 100। इसका कितना चला गया 75 के ऊपर में 45, तो इसको क्या मिलेगा 100 इंटू 45। अब मान लो किसी का होता, एग्जांपल दे रहे हैं 77.5%, मान लो किसी का होता 77.5% और बोला है 50 रुपया मिलेगा फॉर एवरी 1% इंक्रीज बियॉन्ड 75, फॉर एवरी 1% इंक्रीज, यानी हर एक के बढ़ने पे ही मिलेगा। तो फ्रैक्शन में भी हुआ है ना, इररिलेवेंट है। तो 75 के ऊपर 2 तक तो पूरा बढ़ा 2 इंटू 100 रुपया। ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी को भी हम लोग बहुत डिटेल में जाने। अब लास्ट में 2 थ्योरेटिकल बात है जिसको करके हम लोग अपने इस चैप्टर को रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडल टाइम। अब देखो आइडल टाइम जैसा कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, वर्कर आइडल है, स्टिल पैसा मिल रहा है। अब आइडल टाइम रहता है 2 तरीका का, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, एक को हम लोग बोलते हैं अबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसा कि नाम खुद इंडिकेट करता है नॉर्मल आइडल टाइम तो नॉर्मल ही है, ये तो होगा ही होगा, इसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल नेचर का। अगला है अबनॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल फीचर में नहीं हुआ, ये अबनॉर्मल चीज था, और अगर ये अबनॉर्मल चीज था तो भाई ये अवॉइड किया जा सकता था। पर
पर कंपनी के कोई ना कोई एक खराब पॉलिसी के कारण ये अवॉइड नहीं हो पाया। अब तुम लोगों ने नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जांपल दीजिए। नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जांपल हम लोग कुछ देर पहले भी डिस्कस किए थे। जैसे कि एग्जांपल, मान लो एक वर्कर फैक्ट्री के अंदर में एंटर किया, पर प्रोडक्शन शुरू करने में थोड़ा टाइम लगेगा फैक्ट्री गेट तक वहां पहुंचने में, तो जो टाइम लैग है ना, ये नॉर्मल आइडल टाइम है, आप चाह के अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो जो टाइम गैप है बिटवीन द टाइम ऑफ एंटरिंग द फैक्ट्री एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा नॉर्मल ब्रेक आवर हो गया। नॉर्मल ब्रेक क्या चीज का? लंच ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, टी ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, ये सब नॉर्मल आइडल टाइम है, या चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। कोई भी दो जॉब है, इसके बीच का जो टाइम गैप हुआ, जब बैच शिफ्ट होता है, दो बैच शिफ्ट हो रहा है, एक बैच कंप्लीट दूसरा बैच शुरू होगा, इस बीच में थोड़ा टाइम लैग रहेगा, वो खाली रहेगा, नॉर्मल आइडल टाइम। जब मान लो वो काम करते करते थक गया, तो एक इंसान नॉर्मली ऐसे आंगड़ा ही लेगा, तो टाइम टू ओवरकम फेटीग, फेटीग माने थकावट को ओवरकम करने के लिए भी थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, नॉर्मल आइडल टाइम। तो ये सारा नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जांपल। अब अगला हमारा अबनॉर्मल आइडल टाइम। आप लोग बोलेंगे अबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या आएगा? मशीन ब्रेकडाउन। बेचारा वर्कर बड़ा मन से आया, पर आती देखा मशीन खराब हो गया। अब जब तक मशीन ठीक ना हो जाए, ये खाली हो गया, अबनॉर्मल आइडल टाइम। जो अगला है पावर फेलियर। अगला है पावर फेलियर, आया पावर कट, तो जब तक पावर रिस्टोर नहीं होगा वो खाली हो गया। तीसरा शॉर्टेज ऑफ मटेरियल या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। बेचारा वर्कर आया, बहुत मन से काम करेंगे, पर जैसे आके देखा यार, देखा कि रॉ मटेरियल खत्म, तो जब तक मटेरियल नहीं आएगा ये खाली हो गया। और जरा सोचो, तीनों चीज को अवॉइड किया जा सकता था। रॉ मटेरियल के शॉर्टेज को अवॉइड किया जा सकता था अगर ढंग से ये स्टॉक लेवल को मॉनिटर करता। पावर फेलियर को का ऑल्टरनेटिव के लिए इसको एक ऑल्टरनेट में डीजी सेट टाइप रखना चाहिए कि बाई चांस पावर कट होता है तो ये अपना काम जारी कर सके, कंटिन्यू कर सके। मशीन ब्रेकडाउन, अगर ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगातार करते रहे तो मशीन ब्रेकडाउन का चांसेस कम हो जाता है। जब आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सेटअप करें तो मशीन ब्रेकडाउन बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो सकता है। तो ये कुछ चीज था जो अवॉइड किया जा सकता था। तो नॉर्मल अबनॉर्मल आइडल टाइम पड़े। अब क्वेश्चन उठता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो भैया, जो नॉर्मल आइडल टाइम है, जो नॉर्मल आइडल टाइम है, इस नॉर्मल आइडल टाइम में वर्ड है नॉर्मल, यानी एक तरह का नॉर्मल लॉस है। और अगर ये नॉर्मल लॉस है तो इसको कस्टमर से रिकवर करना है, यानी जितना नॉर्मल आइडल टाइम आया आने दो। इससे बस खाली आर को कम कर देंगे, वेजेस जो देना है वो तो उतना ही देंगे, यानी जो वेजेस का अमाउंट है वो तो उतना ही रहेगा। बस खाली आर जब निकालेंगे, हम लोग देखो कुछ देर पहले भी डिस्कस किए थे, आप लोग को याद दिलाते हैं, जब इफेक्टिव आर वर्क देखे थे तो माइनस किए थे नॉर्मल आइडल टाइम। जब जितना आर अवेलेबल था माइनस नॉर्मल आइडल टाइम का, वो है इफेक्टिव आर। तो वेजेस उतने ही इफेक्टिव आर के लिए दे रहे हैं, तो मेरे को इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव रेट पर आ रहेगा वो थोड़ा इंक्रीज होगा, और होना ही चाहिए कि नॉर्मल लॉस को तो एब्जॉर्ब करेगा, करके रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमारा नॉर्मल आइडल टाइम में क्या रहेगा, जितना वेजेस आया डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आर। वो इफेक्टिव आर कैसे आएगा, अवेलेबल आर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो जैसे डिनोमिनेटर में नॉर्मल आइडल टाइम माइनस किए, हमारा डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कम होते ही देखो रेट बढ़ेगा ना। और ये जो रेट बढ़ रहा है किस वजह से बढ़ रहा है, इस नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से। और नॉर्मल लॉस को तो एब्जॉर्ब करना भी चाहिए, वो एब्जॉर्ब करेगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है, इस अबनॉर्मल आइडल टाइम का क्या किया जाएगा? इस अमाउंट को निकालेंगे और सीधा कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में। इस अमाउंट को निकालेंगे और सीधा कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में, क्योंकि इसको हमारे पास राइट नहीं है कस्टमर से रिकवर करने का। मेरा कोई अबनॉर्मल चीज का पैसा कस्टमर क्यों देगा, उसको हटा देंगे। जैसे अगर इसको एग्जांपल से मुझे समझाना पड़े तो एक बार अगर नंबर्स के साथ थोड़ा समझाए तो देखो, मान लो वर्कर्स को मिल रहा है ₹2000 पर मंथ। मान लो वर्कर्स को मिल रहा है ₹2000 पर मंथ, और मान लो 220 आवर अवेलेबल टाइम था, जिसके अंदर में कुछ नॉर्मल आइडल टाइम हो गया 220 आवर, कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया मान लो 10 घंटा, और मान लो बाकी जो टाइम बच गया 190 आवर,
ये काम करने में बिताया। मान लो इसमें 3 काम किया, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, मान लो 100 घंटा, 70 घंटा और 20 घंटा। ठीक, तो ये जो 2000 रुपया पर मंथ आया, इसको मुझे बांटना है ये सबके बीच में। तो पहले मेरे को देखो रेट निकालना पड़ेगा, पर आवर रेट कितना। तो रेट पर आवर कैसे मिलेगा? 2000 था, 220 घंटा काम किया, जिसमें नॉर्मल आइडल टाइम 20 था, उसको हटा। अब नॉर्मल को हटाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो 220 में 20 घंटा हटाए, यानी 200 घंटा बचा। तो इफेक्टिव रेट पर आवर कितना आ गया है? 10। इफेक्टिव रेट पर आवर कितना आ गया है? 10। अब नॉर्मल घंटा था 10, तो रेट पर आवर 10 था, यानी 100 रुपया। अब नॉर्मल वजह से हुआ जो कॉस्टिंग पीरियड में चला गया, और जो बाकी 3 जॉब था उसमें इतना इतना आवर काम किया गया। रेट पर आवर निकाले इफेक्टिव में 10, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 यहां पर आएगा, 700 यहां पर आएगा, 200 यहां पर आएगा, यानी कितना बन जाएगा ये? 2000। तो देखा, जो मेरा 2000 रुपया पर मंथ था, ये हम लोग जॉब में भी बांटे। अगला, अब नॉर्मल आइडल टाइम में भी बांटे। नॉर्मल आइडल टाइम में नहीं बढ़ता, वो तो अपने आप रेट को बढ़ाकर बाकी सबका रेट निकाल दिया। डन। ये था हमारा आइडल टाइम का कंसेप्ट। हमारा एक आखिरी बात है ओवर टाइम। ओवर टाइम करने के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन खत्म होता है। आप जरा देखिए ओवर टाइम। देखो, आज जो हमारा ओवर टाइम है, आज जैसे कुछ देर पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, ओवर टाइम को कैलकुलेट को पे करने का तरीका फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ था कि एक वर्कर अगर एक दिन में 9 घंटा से ज्यादा, जब पूरे वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करे, तो जितना एक्स्ट्रा काम किया वो क्या है? ओवर टाइम। और उस बीच में उसको पैसा मिलेगा डबल द रेट ऑफ बेसिक प्लस जीरो। अब अगला प्रश्न उठता है कि भैया एक वर्कर को ओवर टाइम काम करने का जरूरत क्यों पड़ेगा? तो देखो, वर्कर को ओवर टाइम काम करने का जरूरत क्यों पड़ेगा? तीन सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन 1, जब कंपनी का पॉलिसी है कि भाई ये कम वर्कर्स के साथ ज्यादा काम करेगा। काफी कंपनीज ऐसा करते हैं, काफी मतलब कुछ कंपनीज ऐसा करते हैं कि कम वर्कर्स को रखेंगे और उनसे बहुत काम करा लेंगे। तो जब ओवर टाइम रेगुलरली होता है थ्रू आउट द ईयर, क्यों? क्योंकि लेबर का शॉर्टेज ही है। ये पहला सिचुएशन। अब सोचो, अगर ये वर्कर का शॉर्टेज और ये नॉर्मल फीचर है, तो जितना ओवर टाइम का पैसा दिया वो उसके लिए नॉर्मल वेजेस है, वो उसके लिए नॉर्मल वेजेस है। तो नॉर्मल वेजेस का पार्ट बनाएंगे, 8 से डिवाइड करके नॉर्मल रेट निकालेंगे। पर वही अगर बाई चांस ये ओवर टाइम इरेगुलरली होता है, कब? जब अचानक से कोई स्पेसिफिक पीरियड में डिमांड बहुत बढ़ जाए। स्पेसिफिक पीरियड में डिमांड बहुत बढ़ जाए तो बस खाली उसी पीरियड में ओवर टाइम काम कराया जाता है। ये दूसरा सिचुएशन है। यानी वर्कर का शॉर्टेज नहीं है, ये सीजन के बेसिस पे डिपेंड किया। और तीसरा क्या हो सकता है? जब कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी डिलीवरी करना है, दे दे, तो उसके लिए जो ओवर टाइम लगाता है लगा। तो जब एक कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो खाली वो ओवर टाइम का पैसा उस कस्टमर से ही चार्ज करेंगे। तो 3 सिचुएशन बना। पहला, जब नॉर्मल फीचर है तब तो सभी कस्टमर्स के लिए बेचारे इसके लिए भुगतेंगे। अगला, जब स्पेसिफिक पीरियड में डिमांड आया तो वो दूसरा सिचुएशन बना। या तीसरा, जब कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो तीनों के अंदर में ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहेगा और तीनों का लॉजिकल ट्रीटमेंट रहेगा। सो जो यहां पे पहला जो सिचुएशन था, जो हमारी कंपनी के लिए एक नॉर्मल फीचर है, जब हमारी कंपनी के लिए एक नॉर्मल बात है, तब इस केस में हम लोग एवरेज रेट ही बढ़ा देंगे, टोटल लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम बाय टोटल आवर करके। जो रेट आया, तो जिस जॉब का कॉस्ट निकालना है उस जॉब में कितना घंटा लगा इनटू रेट। अगर बाई चांस ये इरेगुलरली होता है और खाली हाई डिमांड को पूरा करने के लिए, तो अब इस केस में जॉब में नॉर्मल जो टाइम लगा इनटू नॉर्मल वेज रेट लेंगे। और अगर बाई चांस कस्टमर के रिक्वेस्ट के हिसाब से किया गया, तो जितना ओवर टाइम लग रहा है उस कस्टमर के लिए, वो उस कस्टमर के जॉब से रिकवर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो नंबर्स के साथ इसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बताते हैं। एक हम शॉर्ट पे फटाफट बोल रहे हैं। मान लो कंपनी में बेसिक वेज रेट है 100 और ओवर टाइम अगर ये बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर करे तो 175% ऑफ बेसिक देता है, तो 100 का 175% यानी 175 रुपीज पर आवर। अगर संडेज या हॉलीडेज को देता है तो 225% ऑफ बेसिक, तो 100 का 225% 225 रुपया पर आवर। अब मान लो पिछले साल में नॉर्मल टाइम काम किया गया था 1 लाख घंटा,
ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर किया गया था 20,000 घंटा और संडे को काम किया गया 5,000। तो देखो इस समय का रेट है 100 रुपया पर आवर जो नॉर्मल था, इस समय का रेट है 175 पर आवर और संडेज वाले रेट है 225 रुपया पर आवर। सही है। अब मान लो साथ में एक पर्टिकुलर जॉब आया, ये पूरी कंपनी का डिटेल है। मान लो एक पर्टिकुलर जॉब आया जॉब सेट जिसमें 1000 आवर नॉर्मली काम किया गया, बिफोर एंड आफ्टर 100 घंटा काम किया गया, संडेज को 25 घंटा काम किया गया। मुझे कैलकुलेट करना है जॉब जेड में लेबर कॉस्ट क्या चार्ज करे और ओवरहेड हर सिचुएशन में क्या रहेगा। सिचुएशन क्या था 3, पहला जब साल भर ही ऐसा होता है, अगला प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़े उसके लिए, तीसरा कस्टमर के रिक्वेस्ट पे करे। तो देखो भैया पहला सिचुएशन के अंदर में जब ये साल भर ही नॉर्मल चीज है, तुम लोग साल भर में निकालेंगे कितना खर्चा लग रहा है। 1 लाख इंटू 100, 20,000 इंटू 175, 5,000 इंटू 225 आएगा टोटल वेजेस। ये लग रहा है 1,25,000 घंटे के लिए, तो एक एवरेज में रेट पर आवर क्या आया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो 117। तो उस पर्टिकुलर जॉब में 1125 घंटा काम हुआ था, उस पर्टिकुलर जॉब में 1125 घंटा काम हुआ था। तो अब नॉर्मल वेज रेट ही अगर 117 हो गया तो 1125 इंटू 117 उस पर्टिकुलर जॉब से रिकवर करना है लेबर बोल के। ठीक, वो अगर बाई चांस अचानक से हाई रिक्वायरमेंट आए तब करेंगे, तब क्या होगा। तो देखो उस पर्टिकुलर जॉब में 1125 घंटा काम हुआ, तो 1125 में नॉर्मल वेज रेट कितना है ₹10 पर आवर, उतना ही चार्ज करो लेबर कॉस्ट बोल के। ठीक, अब जो ओवर टाइम वाला था 175 माइनस 100 75 और 225 माइनस 100 125, उस समय के लिए एक्स्ट्रा रेट कितना देना पड़ा था, 175 का रेट दिए थे, अगला 225 का रेट दिया तो एक्स्ट्रा रेट निकाल, उतने आर के लिए वो मेरा ओवरहेड के अंदर में चला जाएगा। क्योंकि इरेगुलरली अगर उस पीरियड में किया गया तो मुझे ये नहीं पता उस पर्टिकुलर जॉब में कितना किया गया, वो तो उस पीरियड में किया गया, तो हमको सबसे थोड़ा थोड़ा रिकवर करना है, हम लोग ओवरहेड बोल के रिकवर कर लेंगे। और वही अगर कस्टमर के बोलने पे किया जाए तब तो भाई टेंशन ही नहीं लेना। 1125 घंटा एट द रेट 100 दे, वो 100 घंटा जो एक्स्ट्रा था वो भी कस्टमर से ले, वो 25 घंटा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया ओवर टाइम वो भी कस्टमर से ले, ये पूरा का पूरा लेबर कॉस्ट बन के जाएगा। तो देखो पहला सिचुएशन जब पूरे कंपनी का साल भर ही काम होता है तो वेज रेट सभी के लिए बढ़ जाएगा। अगर इरेगुलरली काम किया गया तो जो नॉर्मल टाइम किया उसमें तो नॉर्मल रेट दे, पर जो ओवर टाइम वाला है वो ओवरहेड पे चला जाएगा। और जब कस्टमर के बोलने पे किया गया तो देख उस कस्टमर के लिए उस जॉब में कितने ओवर टाइम किया, एग्जैक्ट उस कस्टमर से लेंगे लेबर कॉस्ट बोल के। तो ये हम लोग पढ़े चैप्टर लेबर, जो हम लोग हर एक छोटा से छोटा कंसेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं। डन, चलो बाय।